कोविड पे सबको पता है कि किस लोग ने टीम्स यूज किया, किसने जूम यूज किया, सबने वर्क फ्रॉम होम कर लिया। सो हमें लगता है कि ये कंपनियां और पीपल हु यूज जूम, टीम्स, वर्क फ्रॉम होम, दे वर एबल टू डील विद कोविड। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई गाड़ी तो फिर भी बन रही थी, स्टील तो तभी भी मैन्युफैक्चर हो रही थी। सो अल्टीमेटली हाउ डिड दे आल्सो डू इट इन कोविड व्हेन पीपल वर नॉट एबल टू गो टू फैक्ट्रीज। व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज 96 में अगर आपने फंड लिया हो और आपका पोर्टफोलियो में अभी भी है, दैट इज बेटर देन एनी अदर थिंग यू कुड हैव डन। द मैजिक पिल इज टाइम। इट्स नॉट द फंड हाउस, इट्स नॉट द फंड। पैसा आप कैसे बनाओगे? बाइंग अ गुड फंड फ्रॉम अ गुड फंड हाउस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन में डेल्टा टाइम से आती है, फंड और फंड हाउस से नहीं आती है। थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। सो एट पॉइंट्स इन टाइम take some of that money out, and that I think the younger generation will love to listen to this advice. Like, what is the point of investing if it is not eventually to have a nicer life? जब मार्केट गिरती है तो हमें डर लगता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमें फोमो होता है। लेकिन एक एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हमें करना क्या चाहिए। अब मार्केट ऊपर नीचे होती है फॉर मल्टीपल फैक्टर्स, और अगर हमें उन फैक्टर्स या उन रीजंस का थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो शायद हम बेटर डिसीजंस ले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बात म्यूचुअल फंड्स के अराउंड करते हैं। तो आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव विद अस मिस्टर एंथनी हरेडिया, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा मानुलाइफ म्यूचुअल फंड। मिस्टर एंथनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 28 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में उन्होंने काफ़ी सीनियर रोल्स हैंडल किए हैं, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर बरोडा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्हें सेल्स, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट डोमेन्स का काफ़ी रिच एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। थैंक यू सो मच दोबारा हमें इस हफ्ते ज्वाइन करने के लिए। एंड आज हमारे साथ हैं मिस्टर एंथनी हरेडिया, हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा मानुलाइफ म्यूचुअल फंड। इनको हम काफ़ी टाइम के बाद इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड यू नो वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर सर, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू यू नो लिसन टू ऑल योर आंसर्स। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। Namrata, thank you and good morning, and always a pleasure to have a conversation Likewise, with you. sir. ओके सो गाइज, आज जो है हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए लेके आए हैं, बिकॉज वी रियलाइज कि हमने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, वी हैव डन मोर देन 120-130 एपिसोड्स, लेकिन ये एक टॉपिक है जिसको हमने शायद कभी डिटेल में डिस्कस किया ही नहीं, विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। एंड यू नो आई थिंक ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि जब भी इकोनॉमी में कोई शिफ्ट होता है या फिर इफ़ देयर इज़ एनी बिग मैक्रो इवेंट हैपनिंग, उसका डेफिनेट इम्पैक्ट एक्विटी मार्केट्स और म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पे इवेंचुअली पड़ता है। और इसलिए आज हमने थोड़े से सवाल अपने जो हैं एंथनी सर के लिए आर अराउंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड आई होप वी ऑल हैव अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। ये टॉपिक मेरे लिए भी काफ़ी नया है, सो आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंथनी जी से। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू। तो एंथनी साहब, हमें ये बताइए कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इतने सारे एसेट्स होल्ड करते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होता है, गोल्ड होता है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब कोई मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड होता है, आप हमें एट अ वेरी हाई लेवल बताइए कि एक म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। Namrata, I'll try and explain this in simpler terms, and मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर से दे दूंगा, because I think then people will kind of understand the role of macroeconomics to mutual funds, and then more importantly investor का लाइफ में वो रोल क्या होनी चाहिए। एंड आई थिंक बेस्ट उदाहरण मैं दे सकता हूँ, बिकॉज टुडे वी हैव दी वर्ल्ड कप T20, राइट? सो आप ये सोच के चलिए कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी सिमिलर टू क्रिकेट में प्लेइंग कंडीशंस, और इफ आई पुट इट मोर सिंपलिस्टिकली, द नेचर ऑफ द पिच, right? I mean, to give you a very simple example again on cricket, if you see this World Cup, it's very clear that people thought कि ये तो run fest होगा, 250 तो कहीं ना गया. And after the first match of India, now people are saying that somehow the playing condition and the pitches are very different. And so one will have to orient and reorient the style. ऐसा नहीं है कि बैट्समैन बॉलिंग करेगा, बैट्समैन बैटिंग ही करेगा, लेकिन वो प्लेइंग कंडीशन
एंड पिच की जो नेचर्स दिख रही है उसके कीपिंग दैट इन माइंड यू विल मेक स्लाइट एडजस्टमेंट्स। तो मुझे मैक्रो भी वही लगता है कि मैक्रो इज इफेक्टिवली द प्लेइंग कंडीशन एंड द पिच, राइट। मोर और लेस आपको पता है कि ये पिच कैसा खेलनी चाहिए, जैसा, इसलिए आपको पता है कि मैक्रोज ब्रॉडली जी। आपको क्या कह रही है, बट यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। एंड प्रैक्टिकल रियल लाइफ में मैक्रोज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चेंजेस होंगे, जैसे पिच में भी उतार चढ़ाव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वानखेड़े स्टेडियम, सिंस आई एम अ मुंबईकर, आपने कर दिया तो टिपिकली इन द मॉर्निंग समटाइम्स ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो फर्स्ट हाफ एन आवर आपको थोड़ा एकदम सेफली खेलना पड़ेगा। इट्स सिमिलर इन मैक्रो कॉन्टेक्स्ट एंड इन मैक्रो आई वुड से ब्रॉडली फॉर इक्विटी मार्केट्स देयर आर 2-3 की थिंग्स। फर्स्टली हमारा ब्रॉड प्लेइंग कंडीशन क्या है, हम जो इस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं वो ही अपना प्लेइंग कंडीशन है, तो इकोनॉमी का ब्रॉड ग्रोथ क्या है वो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो अगर आपको ग्रोथ कम दिख रही है तो टिपिकली कंपनी अर्निंग्स में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज़ वन थिंग यू काइंड ऑफ कीप इन माइंड। सेकेंड, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज पॉसिबली इंटरेस्ट रेट्स का जो व्यू बन रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इफ इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, इट्स टिपिकली सीन कि इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो मैं ज़्यादा ब्याज करके मैं ज़्यादा कैपेसिटी में इन्वेस्ट करूँगा एंड मेरा अर्निंग्स तब बढ़ सकता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो टिपिकली प्रॉफिट्स पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एंड देन देर आर मेनी एस्पेक्ट्स, मतलब ऐसा, सी फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट का प्लेइंग कंडीशन अगर आप लिस्ट करने जाओ कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है मैच को, आप कई 20 चीज़ लिखेंगे, बट 2-3 चीज़ मेन होता है टिपिकली मैक्रो भी, वही आप उस थॉट से सोचिए। पॉइंट इन्वेस्टर के हिसाब से आई वुड से बियॉन्ड अ पॉइंट इसमें जाइए मत, बिकॉज इफ आपको मैक्रो इकोनॉमी की बिल्कुल समझ थी या आपको समझ करना है तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते थे। आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आप यू शुड कीप अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि बॉस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या ब्रॉडली सही चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो सही है, जियो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें हो रही है वो ब्रॉडली देर इज़ नथिंग डिस्टर्बिंग, एज लॉन्ग एज दैट इज़ द केस। बाकी डिटेल आप हम पे छोड़िए, बिकॉज हम हर दिन या हर हफ्ता या हर महीने ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को असेस करके हम तय करेंगे कि कौन सी कंपनी या स्टॉक में निवेश करना है, कौन सी सेक्टर्स में ओवरवेट करना है वगैरह। ओके, सो आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज एन इन्वेस्टर हमें देखनी चाहिए, दैट्स अ प्रीटी हाई लेवल इंडिकेटर विच इज़ ट्रू। हाउ अबाउट जियो पॉलिटिक्स, एंड आई डू बिलीव कि जब भी कोई जियो पोलिटिकल इवेंट होता है, कंसिडरिंग वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड टुडे, ऑफ कोर्स हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो अभी जो US इंडिया का ट्रेड डील फाइनल हुआ है एंथनी जी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारा अभी इक्विटी मार्केट्स की तरफ व्यू पॉजिटिव है या स्टेबल है? व्हाट डू यू थिंक? No, that's a great example, Namrata, right? Of macro, what is typically trade deals हर दिन होती नहीं है, right? We have signed an Indo-EU trade deal after perhaps 15-20 years of discussion. Indo-US trade deal भी first time हुआ है. So it is one of those examples where typically top 3-4 macros में normally होता नहीं है, but it's a very significant event. I would say impact दो तरह से, from two angles you have to look at it. One is for last I would say 12 months, जब से Liberation Day April, maybe about 10 months ago, tariffs were announced, right? Market has remained uncertain कि इस पे जब ट्रेड डील होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नंबर 1। अगर होगा भी तो किस सेक्टर पे इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिवली, किस सेक्टर पे नेगेटिवली हो सकती है। बट बियॉन्ड दी इक्विटी मार्केट, व्हाट दिस हैड मेंट इज अपनी जो रूपी डॉलर की जो स्थिति थी वो काफ़ी इट बिकेम वेरी पैची, राइट? सो रूपी वेंट ऑल द वे टू 92, 92.5, एंड इवेंचुअली करेंसी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन स्टेबिलिटी। सो मेरे हिसाब से पहली चीज़ जो अभी इंडो US ट्रेड डील अनाउंस हुई है, इट्स नॉट ऑब्वियसली फाइनल बट इट विल बी फाइनलाइज्ड। The first thing it brings is stability to the broad market. कभी करेंसी स्टेबलाइज हुआ है, इवेंट रिस्क भी स्टेबलाइज हुआ है क्योंकि इंडिया US ट्रेड डील हो रही है, राइट? वो थोड़ा अनसर्टेन था। सो फर्स्ट पार्ट इज स्टेबिलिटी। मार्केट्स ऑलवेज लाइक predictable and stable situations. That's the first thing. So I would say stability word
but it is stability that results in a positive feeling. जी Second is then when you go beyond the fact that अभी event हो गया है, things are stable, what will it actually do for certain sectors, what it will do for certain companies, Yeah. and what will it do for India as a whole. And हमारा first reading के हिसाब से India probably stands to gain more than lose, in the sense that जो tariffs घटी है 18% में, the kind of potential more exports हम कर सकते हैं versus the areas where we are typically importing, and therefore for US those imports can rise. I think eventually आप balance sheet करेंगे तो India के लिए ये positive होगी. And then I can get into details, but there are broad certain sectors which are very obvious. Gems and jewelry sector लीजिए, frozen foods, particularly in aquaculture, fishing, you look at textiles, you look at certain electrical components, not electronic components, ये सब very clear beneficiaries है. Broadly there's a wide variety of sectors जिसमें ज़्यादा beneficiary या घटने का कोई scope नहीं है. And there are certain sectors जो मैं कह रहा था ना कि as a country potentially this could be a big positive. In electrical components, in places like pharmaceuticals, शायद अपनी exports बढ़ाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश अभी है. So one will, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अगले 6, 7, 10 महीने, 10 साल तक it will play out. So that positive I think will come to the fore over time. But mota moti India-US trade deal I think is a very big positive for markets from stability and future growth potential. Okay. Okay. So which means I think we stand to benefit more than probably other countries, and I think that is obviously तो ये equity markets के लिए भी एक positive indicator ही है in the next say a few years. ये long term impact ही होगा इसका. It won't be a short term impact that we are anticipating. Yeah, but Okay. Namrata, sorry to interrupt, but मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. I think one of the things, and I think it has been done very, very well, it is important not to thumb the chest. Because as you know, with the way the global politics and statesmen are, मतलब it's important not to kind of thumb the chest, मैं जीत गया. नहीं, of course. Right? What I mean is that over time, subtly, obviously, I believe India will be a gainer. Second point मैं कहना चाहता हूँ कि आप markets के तौर से अगर मैं positive की बात करूँ, I would say combination of India-US trade deal and India-EU trade deal. Okay, wonderful. So I think Anthony sir, अब जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो मुझे लगता है कि is a big concern for a lot of people, and हम थोड़ा AI के बारे में डिस्कस करेंगे and how जो next generation companies हैं वो AI को कैसे अडॉप्ट कर रही हैं, राइट? तो आप हमें ये बताइए कि एट एन इन्वेस्टर लेवल, देखिए एट एन एम्प्लॉय लेवल या बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको शायद AI का टेंशन हो रहा है, लेकिन एट एन इन्वेस्टर लेवल डू यू थिंक AI की वजह से हमें बेनिफिट होगा, or do you think there's something to worry about, right? And I also want to know कि म्यूचुअल फंड्स इस AI रेवोल्यूशन को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे पोर्टफोलियो में या अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग द पोर्टफोलियो. तो आप हमें थोड़ा AI से रिलेटेड बताइए कि हमें कैसा फील होना चाहिए. नहीं, आपको I wouldn't say worry is not perhaps the word I would use, but relevant I would say is the word. मतलब there is a typical saying जो लोग कह रहे हैं कि companies who believe AI is important and जिसे use करके वो अपनी products या productivity या profits को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, they will win. Companies who believe कि AI कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये फैड है, they will be potential losers. Second point, AI की जो impact है, it's different on different companies. Again, मैं एक थोड़ा I prefer to give examples, right? I go back to a different time, कोविड पे हमें सबको पता है कि हम किस लोग ने टीम्स यूज़ किया, किसने जूम यूज़ किया, सबने वर्क फ्रॉम होम कर लिया. सो हमें लगता है कि ये कंपनियां और पीपल हु यूज़ जूम, टीम्स, वर्क फ्रॉम होम, दे वर एबल टू डील विद कोविड. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई गाड़ी तो फिर भी बन रही थी, स्टील तो तभी भी मैन्युफैक्चर हो रही थी. So ultimately, how did they also do it in COVID when people were not able to go to factories? So my point is, don't look for obvious places for AI ka impact.
मतलब जैसे आपने क्वेश्चन में भी पूछा कि नेक्स्ट जनरेशन कंपनी, मुझे पॉइंट ये है कि ग्रेटर पोटेंशियल इज इन करंट जनरेशन कंपनी जो एआई को अपना के नेक्स्ट जनरेशन कंपनी बनेगी, राइट। एंड जो करंट जनरेशन कंपनी को लगता है कि एआई कुछ फर्क नहीं पड़ता है या मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो करंट जनरेशन या पास्ट जनरेशन बन सकता है। सो एज एन investor when we are looking at companies, I would say the journey of which companies are moving from current to next generation because उसने AI का use किया है in various ways, and companies जिसको लगता है कि AI किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है, that impact will be seen. And investors should leave the fund managers to make those continuous decisions and calls, and ये evolving subject होगा. It will change the way companies are able to work, deliver, and ultimately as fund managers we have to decide इसमें winners कौन होगा, इसमें losers कौन होगा। एंड एज लॉन्ग एज आप ज़्यादा विनर्स चुनेंगे आपकी पोर्टफोलियो में, तो आपकी निवेशक जो है उनकी बेनिफिट होगी। दैट्स द वे आई वुड पुट इट। सो फॉर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड से। इट्स नॉट अ वरी और अ चैलेंज। ओके, क्या आप ऐसी कोई एक करंट जनरेशन कंपनी का एग्जांपल दे सकते हैं जो एआई यूज करके नेक्स्ट जेन बन सकती है? See, honestly, regulations don't allow me to specifically speak about companies, but let me see, it's you think about the evolution of cars, right? Today, a car which effectively has a very large dashboard screen, that is a use of technology and AI to evolve. Earlier, only a top-notch car जो 50 लाख की गाड़ी में वो स्क्रीन दिखने को मिलती थी. Today, through the use of AI, chips, and a lot of other things, such screens are seen in cars which are today retailing at 10 lakhs. So that would be, for example, a case where this is happening. A second example would be, typically आप FMCG companies को लीजिए. The strength of FMCG company was what? उनकी marketing की know-how तो बिल्कुल बढ़िया था, right? Most of the big ads you would see on television, etc., that was amazing ability for marketing, but lot of people don't recognize FMCG की जो distribution capability है वो amazing है. The ability to handle wholesaler, retailer and that chain. आप FMCG companies के आप देख लीजिए, right? They are very well known for being high class in marketing, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ थी, द एबिलिटी टू थिंक ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स वगैरह, वो ट्रेडिशनल थी. नाउ अगर आप नेक्स्ट जनरेशन कंपनी की जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है, जहाँ पे हम टुडे सो मच ऑफ एफएमसीजी, आप सोप्स ले लो, शैम्पूज ले लो, तरह तरह के आप क्विक कॉमर्स से द अमाउंट ऑफ परचेसिंग हैज़ हैपेंड. दीज एफएमसीजी कंपनी जो आप करंट जनरेशन या ट्रेडिशनल कंपनीज, in last 6 to 9 months, they have started to use AI and data to ensure कि their percentage of sales through quick commerce has gone up. So typically अगर आप खुद एक कंज्यूमर या आपके निवेशक जो एपिसोड देख रहे हैं, आप ये भी सोचिए, 1 year बैक आप वही क्विक कॉमर्स साइट पे आप न्यूअर ब्रांड्स को जो डिस्काउंट पे आ रही थी, आप यू आर बाइंग दैट. Today you are buying the same thing you are buying from your neighborhood grocer, from the FMCG company you have always known, and that's how companies have oriented to using technology, AI, the new way of doing things. And like I said, in every sector there will be companies who adapt, और ये companies होगा कि भाई ये तो हमारी बस की बात नहीं है. And ultimately it's about choosing winners and losers. And again, एवरी सेक्टर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें एआई का इम्पैक्ट का गुंजाइश नहीं है, राइट. बट एक लास्ट चीज़ मैं कहूँगा, एकदम इम्पॉर्टेंट ये भी है कि, एंड आपको याद होगा, और मे बी यू आर अ लॉट यंगर देन मी, 2000 में व्हेन जब .com की जो बबल थी ना, लॉट ऑफ टाइम्स यू हैड कंपनीज विच जस्ट सेड कि मैं टेक्नोलॉजी का नाम, कंपनी का नाम मैं डाल दूंगा तो इसमें तो अच्छा हो जाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट कैरिड अवे कि कोई कंपनी कहती है कि मैं ABCD कोकोनट ऑयल AI कंपनी हूँ, इसका थोड़ी मतलब कि वो AI स्पेस से वो जुड़ा हुआ है. सो
ultimately it's about doing the hard work, researching, understanding genuinely AI किस कंपनी में impact positively हो रहा है और किस कंपनी में AI because it is fashionable. And I would broadly say most corporates seem to be adopting and using AI Adopting in a very good way. That's the sense we have. तो वरी की तो मुझे सवाल ही नहीं उठता. क्या तो मुझे लगता है कि एआई अभी ऐसा है जैसे इंटरनेट होता था इन द लेट 90s, जब जब हम व्हेन वी वर किड्स हम इंटरनेट यूज़ करते थे, द डायल अप नेटवर्क्स, इफ यू रिमेंबर. Correct. एंड आई रिमेंबर बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने शायद इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को उस समय अडॉप्ट नहीं किया probably died, and then obviously all the companies which adopted to internet and technology were the ones who survived. And I Yeah. think AI शायद अभी उस सेम सिनारियो से हम सब गुजर रहे हैं, जहाँ पे अगर AI अडॉप्ट करेंगे, अगर रेलिवेंट है like you said, तो you will probably survive, otherwise maybe not. But Yeah, yeah, and fair the enough. second part of your question जो था कि हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेस में यूज कर रहे हैं. जी. अगेन वेरी वेरी इजी वेज टू थिंक कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एआई का यूसेज आ सकता है, बट आई थिंक द एडवांटेज इज कैसे वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को असिस्ट कर सकते हैं. आई कैन गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट. आप ये सोचिए कि हमारे जो भी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है, एवरी कंपनी आर डिक्लेयरिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स. अभी ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्रियल स्पेस में मेरे पास एक एनालिस्ट है, राइट. फॉर सम रीज़न आज शाम को हमारे 5 पोर्टफोलियो कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स है. नाउ इन द गुड ओल्ड डेज वो बेचारे को 4 या 5 कंपनी का रिजल्ट का वेट करना पड़ता है. एनालिस्ट कॉल अटेंड करेगा, रिसर्च एनालिस्ट जो सेल साइड पे उनका रिपोर्ट का भी वेट करेंगे, फिर वो रात में हमारा फंड मैनेजर जो टीम है उनके लिए एक रिपोर्ट बनवाएगा कि ये कंपनी पे ये रिजल्ट के बाद मेरा व्यू ये बन रहा है. टुडे यूजिंग एआई that person is able to create a draft report in 5 minutes post the result, right? Because and what is really beautiful, Namrata, is ये same report नहीं आ रही है. जैसा अगर मेरा इंडस्ट्रियल एनालिस्ट टिपिकली जो वो रिपोर्ट जब बनाता है, एआई इज एबल टू सी वो उसको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो रिपोर्ट एआई उनके लिए जनरेट करता है वो अलग है फ्रॉम द पर्सन हु डज कंज्यूमर गुड्स. बिकॉज एआई हैज़ अ पर्सपेक्टिव कि पिछले 1 साल में उन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकाली, उनकी स्टाइल, उनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अलग है. सो दैट्स द एडवांटेज. इट्स नॉट पीपल थिंक कि बस ये कुकी कटर अप्रोच है कि मतलब एआई आपने यूज़ किया तो सेम चीज़ आएगा. इट इज़ एन अमेजिंगली पर्सनलाइज थिंग, एंड आई वुड बिलीव दैट इवन फॉर फंड हाउसेज, एंड हमारी ये एक एडवांटेज है कि हम मैन्युलाइफ की पार्ट है. Manulife is very heavily invested in creating AI tools for the investment team, and we have the benefit of using that as well. Okay, wonderful. I mean, I think that's amazing कि हम किस दिशा में जा रहे हैं when it comes to Correct. technology. So now let me ask you this next question around inflation, and I do believe कि inflation एक बहुत important determinant होता है in terms of economy. हमारा रेपो रेट अभी अनचेंज्ड है, इट हैज़ंट रियली चेंज मच, 5.25% ही है, लेकिन इंडिया का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, राइट. सो जब हम इस सिनारियो को देखते हैं एंथनी जी, तो आप हमें ये बताइए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऐसे कौन सी एक्विटी फंड कैटेगरीज हैं जो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए एट दिस पॉइंट सूटेबल हो सकती हैं. तो वो कौन सी कैटेगरीज आपको लगता है कि एक सही होंगी एट दिस पॉइंट इन टाइम? So Namrata, even though you started by saying that it's been a while since we had our last conversation, मेरा आंसर आज और तब भी सेम है एक्चुअली. सी अल्टीमेटली ये जो प्लेइंग कंडीशंस की हमने बात की, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा, टू मी एक मैजिक पिल है एक्चुअली इन्वेस्टर की लाइफ में. और वो ये है कि हर फंड हाउस में एक फ्लेक्सी कैप फंड होता है और एक मल्टी कैप फंड होता है, और वो फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम देती है टू अडेप्ट टू वॉट एवर इज हैपनिंग. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आप सोचिए किस कंपनी में कैसा इम्पैक्ट होगा, किस सेक्टर में कैसा इम्पैक्ट होगा. अगर आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लग रहा है तो वहाँ भी विनर्स लूजर्स. सो आई वुड से 1 year ago, today and going forward, इन्वेस्टर्स कोर फंड होल्डिंग, वेदर आप महिंद्रा मैन्युलाइफ हो या कोई भी फंड हाउस हो,
उनका फ्लेक्सी और मल्टी कैप शुड बी योर प्राइमरी इक्विटी होल्डिंग। इनफैक्ट मेरा आर्ग्यूमेंट ये भी होगा कि अगर आपके पास सिर्फ फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड है और कोई भी फंड नहीं है, फिर भी बहुत काफ़ी है। फिर बाकी जो Okay. भी चीज़ें हैं कि चलिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो शायद स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि स्मॉल कंपनीज हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट। वो सब जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फ्लेक्सी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप भी होता है, फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप भी होती है। फंड मैनेजर विल टेक दैट कॉल। सो मेरे राय विल नॉट चेंज। फ्रैंकली हम 1 साल के बाद भी बात करेंगे तो मेरा राय वही होगा। इन्वेस्टिंग तो मैडम बोरिंग चीज़ है एक्चुअली। पैसा बनाना बोरिंग चीज़ है। प्रॉब्लम क्या है, हमको सब में लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, इसलिए हम तरह तरह की थीमेटिक फंड्स वगैरह वगैरह देखते हैं। रेलेवेंस है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, रेलेवेंस एक नीश ऑडियंस के लिए। जो आपकी जो Okay. निवेशक है जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए मेरे हिसाब से एक सिंपल सा फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप फंड फ्रॉम 5-6 फंड हाउसेस, ताकि आपका थोड़ा स्टाइल अप्रोच का जो डिवर्सिफिकेशन बन सकता है, उसमें आप उसमें निवेश कीजिए, 5-10 साल तक रखिए। यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन अगेन, इज माई आंसर। ओके फेयर इनफ। ओके लेकिन यू सेड कि इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है, पैसा बनाना बोरिंग होता है। लेकिन जब इन्वेस्टर्स को थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए होता है, हम थोड़े अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंटरनेशनल फंड्स फॉर एग्जांपल। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड एंथनी जी कि क्या एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड ज़रूरी है टू गेट रिड ऑफ द मार्केट और द कंट्री लेवल रिस्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड जो करेंसी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक इंटरनेशनल फंड में? आई थिंक रेलेवेंट हो रही है नम्रता, ये स्पेशली अगर आप एशियन रीजन में आप जो काफ़ी कंट्रीज़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शायद हमसे 10 या 15 साल आगे है। वो नेचुरल जी एवोल्यूशन हुई है कि पहले आपको सिर्फ अपनी कंट्री की स्टॉक्स या बॉन्ड्स आप लेते हो, फिर आपको लगता है कि वर्ल्ड इज़ बिगर, अपॉर्चुनिटीज़ लाई आउटसाइड आवर कंट्री। आई थिंक वी आर रीचिंग दैट पॉइंट वेयर हर निवेशक को सोचना पड़ेगा कि शायद मेरा जो आज 100 रुपया इंडियन इक्विटी और इंडियन फिक्स्ड इनकम और एट्सेट्रा में इन्वेस्टेड है, मुझे शायद 5-10% डिवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ओके कल करना चाहिए, आपको हर नेक्स्ट मंथ करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से इफ आई वाज टू थिंक ओवर नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स, इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन रेलेवेंट है। एक और जो आपने पहले सवाल पूछा था, एआई और एआई का इम्पैक्ट, राइट? अभी एआई ऑब्वियसली इन सर्टेन प्लेसेस इन द वर्ल्ड इज मोर एडवांस्ड। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी जो एआई में दिख रही है वहाँ पे ज़्यादा बन रही है, बिकॉज टुडे द प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ एआई, जी नॉट येट बाय द कंज्यूमर्स ऑफ एआई, राइट? यू एंड मी, हम एआई को कंज्यूम करके हम बाद में कुछ क्रिएट करके हम बेचेंगे, हम प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन जो एआई बनाने वाला आदमी है, that company is obviously already in the money, right? Take cases in point of Nvidia, TMC, etc., etc. So that is one way you get to play that opportunity as well. तो मेरे हिसाब से important है। करेंसी का भी इम्पैक्ट है, बट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस वन मोर एलिमेंट विच इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन। लोग सोचते नहीं है ऐसे। गोल्ड, गोल्ड इज इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन। हम गोल्ड तो बनाते नहीं है देश में, राइट? हम जी गोल्ड तो इंपोर्ट करते हैं, और जब आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो तो आप डॉलर में करते हो, और फॉर्चुनेटली गोल्ड तो डॉलर में ही प्राइस होता है। सो उसमें भी करेंसी का इम्पैक्ट होता है। बट ये मैं सलाह दूंगा नॉट टू से कि भाई गोल्ड और सिल्वर शुड बिकम दी वे टू डू इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन, बिकॉज ऑब्वियसली ये दोनों एसेट क्लास काफ़ी बढ़ चुकी है, तो निवेशक को जी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट माई पॉइंट विल बी गोइंग फॉरवर्ड 80% ऑफ द कस्टमर पोर्टफोलियो शुड बी इन इंडियन सिक्योरिटीज। इक्विटी फिक्स्ड इनकम कितना प्रोपोर्शन वो अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से वो सोचे, लेकिन 10-15-20% ओवर टाइम इंटरनेशनल एसेट्स इंक्लूडिंग गोल्ड में होना चाहिए। ये मेरा राय है। सो आई डू थिंक कि इंटरनेशनल फंड्स में थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, एज यू राइटली सेड, एंड आई थिंक यस 5 से 10% अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में डाल रहे हैं, 5 से 10% गोल्ड, यू विल गेट अ डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन इन दैट यस। सेंस। Okay. Now, tell us your view on IPOs, Anthony जी, because एक तो IPOs के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का अलग व्यूज़ रहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हर IPO के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनको लगता है कि लेट्स जस्ट सी, अगर एलोकेशन मिलता है तो गुड।
कुछ इन्वेस्टर्स बिल्कुल आईपीओ से दूर रहते हैं, वो सोचते हैं कि पहले कंपनी को लिस्ट होने दो, उसकी परफॉर्मेंस को देख के देन वील डिसाइड. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपने रिसेंटली बोला भी था कि इन्वेस्टर्स एपेटाइट फॉर आईपीओज में मॉडरेट. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, एंड प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या आप आईपीओज को कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं? ओके, नम्रता, लास्ट पार्ट में फर्स्ट आंसर करूंगा. यस, हम कंसिडर करते हैं बिकॉज देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट कम विच टेंड टू बी गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड कंपनीज, गुड बिजनेसेस. प्रॉब्लम ये होती है, एंड आई विल गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. प्रॉब्लम ये होती है, देयर इज ऑलवेज टू मच ऑफ अ गुड थिंग बोलते हैं ना. देन व्हाट हैपेंस इज, इफ एवरी कंपनी सीज दैट आईपीओ में वो अट्रैक्शन है, इट्स ईजियर टू रेस मनी इन आईपीओ देन इन एन ऑन गोइंग बेसिस. वो हमारा फंड इंडस्ट्री में भी यही होता है. हम एनएफओ करते हैं तो पैसा आता है एकजुट करके. अगर हम ऑन गोइंग फंड में आप बेचने जाते हैं तो people will take a little bit of time to be convinced, kind of thing. Ultimately same, see, why did I say moderate? Simple सा चीज़ है नम्रता. लास्ट ईयर आपके पास 100 रुपया था, आज भी अनफॉर्चुनेटली 100 रुपया ही है. ऐसा नहीं, भगवान ने आपको अलग से 20 रुपया नहीं दिया आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए. सो ये आप ये सोचिए, अगले पिछले 12 महीने या 18 महीने में अपनी मार्केट्स में वर्चुअली टाइम करेक्शन हुई है, राइट? मार्केट्स हैव नॉट रियली मूव्ड एनीवेयर. क्या इसका मतलब यह है कि कंपनियों ने प्रॉफिट का भी कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है? काफ़ी कंपनियों ने प्रॉफिट बढ़ाई है, विच मीन्स वैल्यूएशन अभी आपका फेवर में है. तो लेट्स से ओवर लास्ट 1 ईयर व्हेन आईपीओ वाज कमिंग, आई वाज लुकिंग एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी वेयर, अच्छा मैंने आईपीओ में कर दिया, फर्स्टली ओवर सब्सक्रिप्शन के तौर से मेरे को बहुत कम अलॉटमेंट होगा लेकिन थोड़ा गेन है. बट टुडे द रियलिटी इज दैट फॉर एवरी कंपनी कमिंग इन अ सेक्टर इन एन आईपीओ, there are potentially 4 other companies जो मैं कल भी खरीद सकता हूँ, मैं आज भी खरीद सकता हूँ, perhaps sometimes at valuations that are even better. So I think money will start asking more questions to of the opportunity than it has been asking, and when they ask the question, जवाब भी उनको थोड़ा अलग मिलेगा अभी कि चलो ये कंपनी तो अच्छा है. See, point क्या है कि companies are good, but for me as an investment professional, for me good means company is good at what price, that because it has to ultimately make sense, right? दूसरा एक लास्ट में, आई डोंट वांट टू एलोंगेट द आंसर, बट ये भी सोचिए कि 80% ऑफ द आईपीओस आर स्मॉल कैप कंपनीज. तो स्मॉल कैप्स इन एनी केस हैव करेक्टेड मोर देन लार्ज कैप्स इन लास्ट 12 मंथ्स, राइट? सो अल्टीमेटली अगर मुझे पोर्टफोलियो में मेरे पास 40 ही स्मॉल कैप कंपनीज है इन माय फ्लेक्सी कैप फंड, आई हैव टू डिसाइड कि ये 40 कंपनी में अगर ये नया 5 और आईपीओ आया है, आर दे गुड इनफ टू डिस्प्लेस वन ऑफ द 40? एंड एट द मार्जिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि द अट्रैक्शन टू कीप रिप्लेसिंग गुड कंपनीज विच आई हैव ग्रेट फेथ इन by new companies just because they decide to IPO, it will reduce, and which is why my belief is it should moderate. Then मैं investors को हमेशा ये सलाह देता हूँ, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. आपने इन्वेस्ट किया एज सेकेंडरी मार्केट या आपने आईपीओ के इन्वेस्ट किया, दैट्स नॉट रेलिवेंट. रेलिवेंट यह है कि आपने अच्छी कंपनी में या अच्छी फंड में आपने इन्वेस्ट किया और आपने उसको समय दे दिया, उसमें ही पैसा बनता है. लाइक आई सेड, बोरिंग सा चीज़ है. लेकिन ओके जब हम एज इन्वेस्टर यू नो हमें आई ट्रूली थिंक कि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, राइट? आप कोई भी कैटेगरी उठा लीजिए एंथनी जी, इतने सारे फंड्स हैं हर कैटेगरी में कि इट इज़ अ प्रीटी कंफ्यूजिंग यू नो सिनेरियो फॉर इन्वेस्टर्स. लेकिन हर फंड क्लेम करता है कि उनकी कोई कंपेरेटिव एडवांटेज है ओवर इट्स पीयर्स, राइट? हर कोई बोलता है कि मुझ में ये बेटर है, मुझ में ये बेटर है. राइटली सो, राइट? ऑब्वियसली जब आप एक नया फंड क्रिएट करते हैं एज अ फंड हाउस, आप कुछ ना कुछ तो अलग करने की कोशिश करेंगे ही, राइट? सो आप हमें ये बताइए, महिंद्रा मानुलाइफ आपकी सीक्रेट सॉस क्या है? आपकी वो कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है आपके फंड्स में जो आपको अलग करती है कंपेयर टू द अदर फंड्स इन द मार्केट? Beyond a point, I would say it's important actually not to try to be too different, because अपनी देश की opportunity, economic growth opportunity इतनी अच्छी है कि sometimes you may lose focus. But I'll tell you 2-3 things. One, actually mutual fund industry में बहुत कम है ऐसे joint ventures actually है जो actual joint ventures है, right? मतलब
अगर मैं आप इन्वेस्टर को कहूँ कि आई होप कि मेरा एडवांटेज है कि मैं लोकल इंडिया को समझता हूँ और मैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस मुझे एक्सेस है, तो I can answer that through Mahindra and Manulife because that is very automatic, right? And the reality is that world is interconnected. I gave you an जी example. I am able to deploy AI in a very powerful way for investment team because I have the advantage of being part of Manulife, which is already deploying AI. They are based in the US. They understand the potential. उसने already एक साल पहले deploy कर लिया है. तो for me, it's nothing but plug and play. So first, I would say secret sauce is we are one of the few joint ventures in this space. तो उसमें that there is a difference. Sometimes when you bring both local and global, khichdi is sometimes better than plain dal and rice. Firstly. Second, I would say is our approach. Our approach, very honestly, Namrata, is and you know, why do I keep using the word boring so often? Because मेरे हिसाब से हम एक्चुअली अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और अप्रोच है वो भी थोड़ा सा बोरिंग है. हमारा राय ये है कि वी वांट टू बी अबव एवरेज, नॉट द बेस्ट. आपने ये पूछा ना बेटर, वो बेटर भी मैं थोड़ा सा घबराता हूँ वो वर्ड से. मतलब बेस्ट से तो बहुत घबराता हूँ, बेटर से भी मैं थोड़ा घबराता हूँ. मैं बोला इफ आई माई हमारा कंपनी का उद्देश्य क्या है, वी आर अबव एवरेज as often as possible, then over time we become much better. That is where I think we will distinguish ourselves. कि हमारे कोई भी फंड आप देखें, दी ऐसा नहीं है कि वी हैव फेवरेट फंड्स एंड नॉट सो फेवरेट फंड्स. हमारा फंड हाउस का ये सीक्रेट सॉस है, इज हम एकदम डेमोक्रेटिक है. वी ट्राई टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ आवर फंड्स आर डिसेंट टू अ पॉइंट, and most importantly I think that's our secret sauce, as often as possible. ये नहीं है ओके कि ये साल आपने बढ़िया किया, अगले साल आप मेरे को छुटकारा दो, 3 साल के बाद देखेंगे. नहीं, हमारा सिंपल मंत्र है कि वी आर द मतलब अगर क्रिकेट इज द फेवरेट स्पोर्ट फॉर लॉट ऑफ अस, इट्स फॉर मी ऑल्सो. तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ. हर टीम में एक नंबर 5 बैट्समैन होता है. मतलब आप जब टीम मतलब वही नंबर 5 पे तो होता है. शायद स्टार बैट्समैन नंबर 3 पे आता है, ओपनर होता है, स्टार बॉलर. एक नंबर 5 तो बिकॉज प्रिडिक्टेबल भाई साहब है, वो अपने टीम में होना चाहिए. वी आर द नंबर 5 जो आप रिलाय कर सकते हो. एक रोल है हमारा, वो रोल हम निभाएंगे एवरी टाइम. शायद हम 300 रन नहीं बनाएंगे, हम 200 रन भी कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन हम कंसिस्टेंटली सेंचुरीज इवेंचुअली मारते रहेंगे. And we will be the most predictable, right? And what I look as a fund manager, companies which are more predictable, which will keep growing steadily and are consistent, are companies we like to own. Why should I be different as a fund house then? So again, long answer, but हमारा secret sauce मेरे हिसाब से एक, the very unique nature of our partnership, a very large Indian respected group, and one of the world's largest insurance and asset management companies being together. And the second being our way of working is really to be predictable. कि हम आप इन पे भरोसा कर सकते हो, हम भरोसा वाले फंड है. ओके ओके एंड आई थिंक भरोसा बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम किसी एक फंड पे भरोसा कर पाएँ तो हम उसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिएक्ट नहीं करेंगे. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो एंथनी जी, अब थोड़ा आपसे कुछ आपके पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में पूछते हैं. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ऑफ कोर्स बोला कि फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स ही बहुत हैं एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए. तो आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड्स हैं, पहले आप हमें ये बताइए. नहीं, वही है. ओनली वन अदर फंड विच वी डिडंट स्पीक ऑफ, बट मेरे लिए वो सबसे फेवरेट फंड है. मेरे हिसाब से इनफैक्ट हर इन्वेस्टर का नंबर 1 फंड होना चाहिए, विच इज़ मल्टी एसेट. ओके बिकॉज मल्टी एसेट में डिफरेंट एसेट क्लासेस में मेरा व्यू और एक्सप्रेशन मैं कर सकता हूँ. अल्टीमेटली देयर इज़ नेवर एनी सेंस इन बेटिंग ऑन ओनली वन थिंग. मतलब सिर्फ इक्विटी पे आप डालिए या सिर्फ फिक्स्ड इनकम कीजिए या सिर्फ गोल्ड कीजिए, तो मल्टी एसेट. सो आई वुड से माई पोर्टफोलियो इज़ अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सी, मल्टी एंड मल्टी एसेट फंड्स, and it is about
I'm being very honest here, probably about currently 30% international. Okay. 30% But international, and Baki you have Flexi Multi and Multi Asset Allocation Fund as well. yeah, but that international मुझे ज़्यादा काम करना है because my international is very dominated by right now US and China. So I think I need to diversify. But broadly speaking, 70% in a mix of flexi, multi-asset from 3-4 fund houses, including mine, mine primarily actually, and Baki international exposure through some direct stock, but mostly funds, but US and China related. Okay. So now tell me one more thing, Anthony ji. आप कितने साल से invest कर रहे हैं as an investor? Can I say about As 20-25 an years? No, if I say when did you first invest, was it the year 1991, 35 years ago. Okay, 35 years. Okay. तो अब I'm हमें not ये as old बताइए कि as that. You know, आपसे don't doing. I would tell the investors आप math मत कीजिए. I just started investing when I was college. Let's leave it at that. हाँ, so ठीक है. Okay. 91 was my first stock investment when I was in college, but my first fund investment happened in the mid 90s when I started working in this industry. ओके ओके सो अब ये बताइए कि क्या आपने कभी भी अपने पर्सनल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पैसा खोया है? हैव यू लॉस्ट मनी इन योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली? हाँ, मतलब होता रहता है. मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो लोगों को प्रीच करता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, राइट. सो सिंपल सी बात है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में कुछ कर लिया ना, तो यू कैन लूज मनी, राइट. सो आई गिव यू मोर रिसेंट एग्जांपल. ऐसा नहीं, पिछले 30 साल में बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट आई गिव अ रिसेंट एग्जांपल एंड इट्स लिंक्ड टू व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. एक्चुअली इन नवंबर दिसंबर आई थिंक 24 मैंने थोड़ा बहुत चाइना फंड्स में इन्वेस्ट किया था, and it started to do well, but then earlier in 25 there was a little bit of concern, etc. and मैंने थोड़ा पैनिक में जाके रिडीम कर लिया लॉस पे, and then after that I had to kick myself and I invested back again. So it happens, मतलब. and इस बार मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा एक कॉल है that for example if this is a way to play AI, lot of the innovation in AI is happening in the US, it's happening in China. अभी ये सब let me not react because markets had dropped 15%, तो थोड़ा मैं पैनिक कर दिया. But I lost the lesson कि भाई ये सब होता रहता है शॉर्ट टर्म में. This happens, please stay patient. But it's a recent example. It's see for investors, लोगों को लगता होगा कि हम फंड मैनेजर लोग हैं तो हमको ये सब आता है, but emotions are the most important thing to keep in check. And in emotional control, I am as good as anybody else. Okay, so we can say कि हर इन्वेस्टर इमोशनल अपने पैसे को लेके डेफिनेटली इमोशनल होता है. यू कैन बी लॉजिकल विद अदर्स मनी. होना भी चाहिए ना. होना भी चाहिए. ओके बिकॉज वहाँ आप पैसों से आप खुशियाँ फैमिली के लिए, आप खुशियाँ के लिए अनफॉर्चुनेटली इन लाइफ काफ़ी चीज़ें के लिए पैसा लगता है ना, तो सब लिंक्ड है. लेकिन ये बताइए, जब आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था तब आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज थी? अब तो आई एम श्योर यू आर अ मोर इवॉल्व्ड इन्वेस्टर, अब आपने सब देख लिया है तो आपने 3-4 फंड्स में कंसोलिडेट कर दिया होगा. बट श्योरली इन द 90s एंड अर्ली 2000s आई एम श्योर आपके फंड में सिर्फ, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ फ्लेक्सी या मल्टी कैप्स नहीं रहे होंगे, राइट? तो तब आपके फंड्स में क्या क्या कैटेगरीज होती? फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं एक्चुअली. अपना एग्जैक्टली, तब तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते थे. हाँ, डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड. सो सी टिपिकली मेरा हैबिट ये था, थोड़ा लेजीनेस भी था और थोड़ा ये एक क्या बोलते हैं मॉरल वैल्यू कहिए. आई यूज टू इन्वेस्ट इन द 2-3 फंड्स ऑफ द कंपनी आई यूज टू वर्क इन. ओके, लाइक आई सेड लेजी बिकॉज इस ज़माने में अभी सब डिजिटल है ना. उस ज़माने में तो फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आप कस्टमर सर्विस सेंटर को ढूंढिए, आप उसमें निवेश कीजिए. तो सिंपल सा चीज़ है. मेरा म्यूचुअल फंड जहाँ मैं काम करता हूँ उनका कस्टमर सर्विस सेंटर मेरे सबसे नज़दीक है, नंबर 1. नंबर 2, आई वुड बिलीव कि अगर मैं लोगों को कह रहा हूँ कि ये फंड अच्छा है तो कम से कम मेरे लिए तो अच्छा होना चाहिए.
So I always have believed in that principle that when I'm working in a mutual fund, most of my mutual fund investments at that point in time go into that fund house. So I can give you I can say it with absolute confidence. Outside of the international funds I have invested in last 4 years, I have not invested in any other fund other than Mahindra Manulife. That is not to say कि मुझे लगता है कि Mahindra Manulife is the only fund you should invest in. But मेरे simple point है, see, जी beyond the point, all of us are good. या एंड देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू ओवर कॉम्प्लिकेट कि 10 फंड हाउस में पैसा आप डाल दीजिए और डिफरेंट कैटेगरीज, फ्लेक्सी, मल्टी, मल्टी एसेट. बट टू योर क्वेश्चन, ओरिजिनली या डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड है. मुझे याद है उस जमाने में बिरला होता था, अलायंस होता था, टेम्पल्टन ग्रोथ फंड होता था. सो that was the typical funds one would have invested in, with the bulk of my money being in Birla because that's where I started my career, and it actually was one of the best funds at that time. So I was lucky. ओके. So are you saying it's not the best now? No, I'm saying 30 years have passed. I don't think it's called Birla Advantage anymore, but it is. जी See, what is good now is, Namrata, जिसने उस time, and I am not that person, sadly. What is the best thing is, जिसने 96 में अगर आपने फंड लिया हो और आपका पोर्टफोलियो में अभी भी है, that is better than any other thing you could have done. नाम से कोई, it's the, see, the magic pill is time. It's not the fund house, it's not the fund. The magic formula ना, मतलब पैसा आप कैसे बनाओगे? Buying a good fund from a good fund house multiplied by time. मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन में डेल्टा टाइम से आती है, फंड और फंड हाउस से नहीं आती है. ओके ओके. नाउ लेट मी आस्क यू दिस वन क्वेश्चन. आपको याद है आपका सबसे पहला फंड क्या कौन सा था? कैन यू टेल मी दैट? आई टेल यू माइंड. मेरा जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट था वाज इन अ फंड कॉल्ड द डीएसपी टाइगर फंड. तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत क्रेज था. एंड मैंने सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट किया था, इमेजिन, वाज टाइगर फंड, डीएसपी टाइगर फंड. ऑफ कोर्स मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले थे. मैं अपने एमबीए के लिए पैसा कलेक्ट कर रही थी, तो यू नो आई हैड अ डिसेंट रिटर्न एंड आई रिडीम दैट मनी. उसके बाद से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. आपका पहला फंड कौन सा था, एंथनी जी, इफ यू रिमेंबर? I think it was a debt fund, actually. It Okay. was a debt fund called Birla Income Plus. And थोड़ा सा Okay. मेरे, because I was part of the team very involved in that fund, and so in the first NFO itself, that time we used to call it IPO, I had invested. But I wouldn't call it as my first fund, right? I invested because I am trying to आपका sell पहला that fund. इक्विटी So फंड कौन सा था? चलो ये बताइए. मेरा, आपका so that's पहला what I'm saying. equity My fund- first Birla Advantage fund. Birla Advantage Fund. Okay, okay, Yeah, okay. yeah. Now अगर आपको एक, let's say you have a 10-year-old sitting with you, ठीक है, और आपको उसको अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बतानी है कि दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मे बी इन 1 or 2 sentences अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एक 10-year-old को समझाइए. That's see, your questions become tougher and tougher as this conversation continues. Actually, नहीं, so ये तो actually बहुत because easy है. so no, but मैडम, आप मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी सुनिए. It's called GCMV. तो Okay. but I'll tell you, if you or anybody was a 10-year-old, GCMV stands for Growth Cash Flow Management Valuation. ये छोड़िए, आप 10 साल के हो, आपको हम ये करते कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमें लगता है वो, वी वांट द कंपनी टू ग्रो, राइट? आप क्यों नहीं तो करोगे? अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो फिर फ़ायदा क्या है? तो वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट ग्रो. वी लुक एट मैनेजमेंट. मतलब अगर आप अगर स्पोर्ट्स देखते हो, आप कोई भी गेम ले लो, राइट? अल्टीमेटली स्पोर्ट तो है, जैसा कंपनी इज ग्रोइंग, बट बैट्समैन से फ़र्क पड़ता है कि क्या बनेगा. सो मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो कंपनी शुड जी. ग्रो. जो कंपनी को कौन चला रहा है वो देखना इम्पॉर्टेंट है. और तीसरा चीज़, मैं व्हाट एम आई बाइंग इट एट, राइट? जिससे सिंपल है, आप 10 साल के हो, आप दुकान पे जाते हो एक चॉकलेट लेने, तो देर इज़ अ किटकैट विच इज़ अवेलेबल एट 10 rupees. For some reason there is a promotional scheme, there is a similar size KitKat that is available at 9 rupees. आप जी. क्या 9 rupees वाला लोगे या 10 rupees लोगे? आप 9 rupees वाला लोगे. तो वही है हमारा फिलॉसफी. ग्रोथ होनी चाहिए. ग्रोथ को स्टीयर करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल
मैनेजमेंट होनी चाहिए और वो चीज़ मुझे एक रीजनेबल प्राइस पे लेनी चाहिए। ये तीनों चीज़ मैंने कर लिया, समय के बाद अच्छा बन जाता है, वही अपना फिलॉसफी है। ठीक है, तो अभी ना आपके प्रीवियस आंसर में आपने बोला था कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड लाइक यू सेड कि Yes. आपने खुद you've made that mistake, you get emotional with your investment decisions. एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बायस है, इसको हम बोलते हैं लॉस अवर्जन बायस। इसका मतलब ये है कि हमें जब हम पैसा गंवाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट से या व्हेन वी लूज मनी, तब हमें ज़्यादा बुरा लगता है कंपेयर टू जब हम पैसा बनाते हैं, राइट? सो बेसिकली द फियर ऑफ लॉस इज़ हायर दैन द हैप्पीनेस यू गेट फ्रॉम योर रिटर्न्स, राइट? सो क्या आप ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम द चाइना एग्जाम्पल, राइट, द चाइना फंड दैट यू इन्वेस्टेड इन 2024, उसके अलावा क्या कभी आपने लॉस अवर्जन बायस या ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? एंड और इफ़ नॉट योर ओन स्टोरी, मे बी आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, डू यू हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ समवन जिन्होंने शायद ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, एंड व्हाट डिड दे डू इवेंचुअली अबाउट इट? So, Namrata, actually I think one thing that I've realized, and ये थोड़ा आयरॉनिकल है, 30 साल के बाद मुझे ये ट्यूबलाइट लास्ट 1-2 साल में चमका है। सी नाउ दैट म्यूचुअल फंड्स हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेनी पीपल्स लाइफ ना, हम क्या करते हैं, टू फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस हम वही फोलियो में हम इन्वेस्ट करते रहते, राइट? सो वी टेंड टू फॉरगेट द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ रिजल्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई नो इन द बैक ऑफ माई माइंड कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट को 10 साल या 15 साल दिया है, द रिजल्ट्स हैव बीन मैजिकल, राइट? वाइल बट द पॉइंट इज वो दिखता नहीं है, बिकॉज वही फोलियो में मैंने SIP भी वही फोलियो में कर दी, मैंने काफ़ी और सारी चीज़ कर दिया। सो when you ask the question lost aversion, that's important to think, right? आप देखोगे कि अरे मैंने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था एंड स्टेटमेंट में 10 साल पहले वाला भी है, बट योर आइज गो टू द लास्ट वन। वो लॉस अवर्जन बायस है ना कि अरे यार ये जो लास्ट 1 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू तो अभी 95,000 है। यू फॉरगेट कि आपने जो 10 साल पहले 20,000 डाला था उसका 2 लाख वैल्यू है, राइट? एंड सो अल्टीमेटली फॉर मी द ओनली वे यू कैन सॉल्व फॉर इट इज टू ड्रॉ ऑन पास्ट मेमोरी जी, कि हाउ हैव थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट वेयर लॉसेस हुआ है। बट मैं आपको पर्सनल एग्जांपल आई कैन गिव इन्वेस्टर्स अ सिंपल थिंग टू डू एटलीस्ट इन नेक्स्ट 5 years। अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दिख रही है, याद रखिए मार्च 2020, राइट? मार्च 2020 को आप याद रखिए कि उस टाइम पे लॉस था, उस टाइम पे आउट ऑफ प्योर शॉक आपने कुछ नहीं किया एंड टुडे आप अपने आप को थैंक यू कह रहा हो। सो दैट इज ऑल यू नीड टू डू, ऑल लॉस अवर्जन थियरीज विल देन गेट सॉल्व्ड। मैंने अर्ली 2000s में शुरू किया था इन्वेस्ट करना, जस्ट लाइक यू, आई वाज इन कॉलेज, एंड मैं हमेशा 2008 अपने आप को एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट से नहीं निकाला था, दो मेरा पोर्टफोलियो आधा हो गया था। करेक्ट। एंड विद इन अ ईयर इट रिकवर। 2010 जब मैं MBA के लिए गई, मेरे पास इतने अच्छे रिटर्न्स आए थे मेरे पोर्टफोलियो से दैट आई कुड यूज दैट मनी फॉर माई फीस। सो आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ 2008 याद रखो। हाँ, तो अभी फॉर लॉट्स ऑफ आवर न्यू इन्वेस्टर्स हु आर लिसनिंग टू दिस, आई थिंक 2020 is a very real example. I mean, and it's not just to do with investments ना। March 20 और April 20 आप सोचिए, कहीं भी whatever things you thought, most people thought the world is coming to an end. जी। So sometimes when I would ये थोड़ा philosophy होगा कि not just loss aversion, right? So then in life when you have difficult times and you're starting to think, you go back to March, April and say that time you thought your life was as you know it is never going to be the same again, but it is actually the same and different. So investment में भी होगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये सोचो कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। You've seen the worst things in the past, so it can't get worse than that. So let it be. Exactly. Yeah. Okay. Yeah. Wonderful. Okay. Abhi, just coming back to one or two questions around the topic that we were discussing. I Yes. deviated slightly because I wanted to ask you about your personal investment journey. So, जब हम when we talk about bull markets, so history suggests कि bull markets don't die of old age but of shocks. तो आप ये बताइए एंथनी जी कि 2026 में
आई नो यू आर नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आप शॉर्ट टर्म व्यूज उतने नहीं देखते हैं, बट 2026 में हम क्या शॉक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मार्केट? See, the one thing honestly about shocks is that you only know in hindsight. So जी. I'll be, just. But having said that, if at all, see, काफी सारी चीजें तो known है कि मतलब यूक्रेन रशिया वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशन, tariffs, those things are kind of understood. If at all, अगर मैं सिर्फ, and I honestly believe investors should who are listening to this should just listen to this for information. जी. Please don't act or react. But I think what is not necessarily a shock, but it is something to be watched, is the outcome of recent Japanese election. Okay. Because Japan में there has been the prime minister has come back. She is a very different thinker. In fact, वो कहती है कि उनकी जो ideal है is Margaret Thatcher, right? And Japan is effectively in some ways the funder of the world. Because yen has always for years and decades actually been the currency in which people borrowed and they invested in risk assets. जी. Somebody with a very different kind of policy where suddenly interest rate in Japan may go up, which means Japanese investors, which historically have given money to you and me to do what we want, are going to say that our country is actually good now. I will put money in my country. Just जी. give you a simple example, right, Namrata? Japanese interest rates last 10 साल से typically 10 year was in a range of 0 to 0.5%. Correct. Potency वो अभी 3% होने वाला है, right? So लोग सोचेंगे मैं डेवलप मार्केट में 4% में क्यों करूँ, मैं 3% तो हमारी होम कंट्री में हो रही है, right? And then if that funding stops, leverage becomes much more challenging. And whenever leverage gets more challenging, potential shocks are possible. So I would say that is the one thing we will keep a very close watch on. Okay. Currency as the starting point of potential trouble. Okay. 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 Again, and that's where I say that's the beauty of being Mahindra Manulife, right? So if I have to then take a view on the currency, I'd rather reach out to people in Boston and Singapore to get their view on yen पे आपका क्या view है, लोग what is the view on euro etc. Because I mean again, but I'm clarifying, मुझे ये shock वाली चीज नहीं लगती है. I would just say it's one new macroeconomic aspect that I believe requires Should be careful watched. watching in the next 9 to 10 months. Okay. Fair enough. अच्छा, so अभी what I want you to tell me, एंथनी जी, अगर अगले 10 साल के लिए मुझे एक थीम में इन्वेस्ट करना है, वो कौन सी थीम होनी चाहिए? एंड आई एम नॉट टॉकिंग शॉर्ट टर्म, आई एम टॉकिंग 10-year व्यू. Very easy answer, one word answer, multi-asset fund. कोई Very मल्टी एसेट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ Multi-asset, yeah, so that is the point, ना. 10 साल में किसको पता है 10 साल में क्या होगा? Okay. Right. So therefore, a fund that has the ability to go anywhere, any place, and come back from anywhere and any place, अगर उसमें कुछ खराबी दिखता है, is multi-asset fund. तो opportunity अगर international में हो तो multi-asset funds will have that opportunity. जी. अगर opportunity gold silver में है तो international funds and gold silver is a possibility. So I would say my belief is number one fund today for a 10-year perspective, I forget 10 years, 10, 15, 20, 30 lifetime. It has to be multi-asset in my view. Okay, so let me ask you this question a little differently then, okay? As an investor who is willing to take a lot of risk, और अगर मुझे एक एवरग्रीन थीम में या सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो अगले 10 साल के लिए वो कौन सा सेक्टर या थीम होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स? Okay, that is so I'll tell you put it two ways. I think that one theme is India. Okay. And reason is that there is a kind of a historical context. I say this, that people argue, historians argue that in a civilization or a nation, the maximum prosperity gets created when that nation is migrating from developing to developed. जी. And मेरे हिसाब से that is that period for India right now, right? Modi ji keeps talking about Viksit Bharat. So that's the journey.
So to my mind, that is the theme, India. And which then means that don't narrow it down, because if India is that theme, because we are moving from developing to Viksit, every sector is going to have opportunity. There will be therefore sharp winners and sharp losers. And so by just purely playing that India theme without worrying about short term, that is what is going to make amazing money in that decade or decade and a half. Okay. But There's no Anvi ji, need to pick a theme within India. okay. No, I understand that. लेकिन let's say कि अगर हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ होपफुली इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, एंड दैट्स व्हाट वी से कि अगले 20 साल हमारे देश के लिए वो गोल्डन पीरियड होने वाले हैं. तो जो बहुत सारे सेक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें डेफिनेट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिफेंस होगा, इंफ्रा होगा, BFSI होगा, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ दीज सेक्टर्स, राइट? सो डू यू थिंक इन सेक्टर्स में अगर हम इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें बेनिफिट होगा एज एन इन्वेस्टर? No, like I said, I in fact believe that that's a, see, ultimately आप what are you going to then do as an investor? आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, आपके पास एक फार्मा फंड है, आपके पास एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, आपके पास एक डिफेंस फंड है. अरे भाई एक फ्लेक्सी कैप फंड ही ले लेते, उसमें ये चारों सेक्टर तो वैसे ही थी. इज माई सिंपल पॉइंट. If at all, I would still want, and I will not do it, let me be very honest, but if at all somebody is in love कि नहीं कैसे भी करके एक thematic, I think in order for India to succeed, I think India's manufacturing has to come good. Otherwise, and so to that extent, even though manufacturing as a space or a theme has not done that well in the last 1-2 years, I would bet some money on that. कि eventually next 5-6 years में manufacturing space में, I think some great stories will emerge. So that's the one theme. It's probably the theme that people would not endorse at this point. I would rather endorse it. See, AI, normal answer would have been AI, but I told you earlier, for me it's about AI will change the world, I have no doubt. But today a lot of the things that will change the world is available at a price that worries me. कि इस प्राइस पे अगर मैं ये स्टॉक लूँ तो इसमें कितना बन सकता है, इज अ वरी. जी. So AI will transform. It's same case like internet, right? जो टेक बबल हुआ था 2000 में, ऐसा है कि जब 99, 98 आप स्टॉक्स ले रहे थे तो लोग बोलते थे कि इंटरनेट विल चेंज द वर्ल्ड इन दिस वे दैट वे, इसलिए ये स्टॉक अगर 50 टाइम भी बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो 100 टाइम भी बढ़ सकते हैं. दैट्स अ क्लासिकल बबल सिचुएशन. इवेंचुअली वो 50 से 100 नहीं हुआ, वो 50 का 5 हो गया. बट जो भी नैरेटिव थी वो तो प्ले आउट हो गई ना. All of us today consume internet. Every person does. Everybody does it through mobile. So I have no doubt it will happen in AI. But that is in the price, is my point. Okay. What is a theme that is not in the price to some degree is Indian manufacturing. Okay. Cool. So अभी मैं आपसे जो अगला सवाल पूछना चाहती हूँ एंथनी जी, वो थोड़ा अराउंड रीसेंट इवेंट. काफ़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जो है ग्रैंडफादर किया गया है बिकॉज ऑफ कैटेगराइजेशन इश्यूज़. तो सबसे पहले आप हमारे निवेशकों को ये बताइए कि ग्रैंडफादरिंग होता क्या है और इसका एक इन्वेस्टर पे के पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो ग्रैंडफादरिंग का ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रॉडली एज अ रेगुलेटरी फॉर्मेट या they believe that certain things need to change in order to avoid disruption to investors, वो ग्रैंडफादरिंग करते हैं. मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो में ये चीज़ है तो ये रख सकते हो आप, लेकिन आगे से आप और निवेश नहीं कर सकते उसमें. सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. रिसेंटली सेबी हैज़ क्लासिफाइड रीट्स एज इक्विटी. ओके, सो इसका मतलब कि अगर मेरे फिक्स्ड इनकम फंड में रीट है तो अभी आगे से मैं रीट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि रीट इज नाउ बीन ट्रीटेड एज इक्विटी. बट सेबी, बिकॉज ऑब्वियसली टेकिंग केयर ऑफ इन्वेस्टर्स इज फ्रंट एंड सेंटर फॉर देम, ये कहती है कि अगर आपके पास करंट है रीट्स वो आप रख सकते हो. दैट इज कॉल्ड ग्रैंडफादरिंग. एंड सो इन्वेस्टर्स शुड नॉट वरी अबाउट दैट बिकॉज इनफैक्ट दे शुड बी हैप्पी that regulator is there looking after their interest and making changes at the margin. Now, some of this has honestly not impacted us because we have not had to make too much of change. But again, grandfathering means that that there is a change, but grandfathering is making sure that the change is not disruptive.
ओके लेकिन जब ग्रैंडफादरिंग होती है तो ऑफ कोर्स नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है फंड्स में नहीं लिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कैन correct. कंटिन्यू. लेकिन डू यू थिंक इट द रीजन फॉर ग्रैंडफादरिंग कुड आल्सो बी कि इवेंचुअली शायद ये फंड बंद हो जाएगा? कुड दैट बी अ फ्यूचर थिंग? सो एज एन इन्वेस्टर शुड आई बी वरीड? नहीं, तो मेरा राय ये होगा कि यस करेक्ट, बिकॉज अगर पैसा उस फंड में और इज नॉट गोइंग टू कम एंड दैट हैज आल्सो बीन डन कि बॉस ये Yeah. दिस फंड हैज बीन ग्रैंडफादर्ड, जी, then I would say when you need money as an investor to remove at some point, assuming उसमें से निकालिए. that other avenues are exhausted, then you can move. But if you are also referring, Namrata, to recent events, lot of FOFs have been grandfathered. जी, So एडवांटेज ये FOF है, राइट? सो अंडरलाइंग फंड में तो पैसा आ ही रहा है. या सो ऐसा नहीं है कि बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड कुछ होगा. So perhaps investor can then use it at some point to exit if they feel the need that for money. But broadly speaking, FOF में अगर grandfathering होती है तो fortunately वो भी concern भी नहीं है कि अगर और पैसा नहीं आ रहा है तो फिर वो portfolio थोड़ा stale हो जाएगा, वो बात नहीं है. या But yeah, perhaps investors can take a view कि I should rather have my portfolio in live funds rather than funds which are currently in grandfathered stage. I would say that. Sure. Okay. Okay. All right. So now another question. एक जो 2026 में हमने एक कॉमन ट्रेंड देखा है इज़ कि हम अपने म्यूचुअल फंड्स को नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करना चाहते हैं. सो आई थिंक आई समहाउ आई जस्ट फील कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं दैट दे वांट टू पास ऑन द म्यूचुअल फंड यूनिट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. तो जो पहले होता था कि पेरेंट्स चाहते थे कि हम अपने घर प्रॉपर्टीज़ बच्चों को दें, हम म्यूचुअल फंड्स देते हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्लीज़ टेल अस कि what is the best way to structure a portfolio today? So let's say कि मुझे अपने बच्चों को 20 साल बाद या 30 साल बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करनी है, तो आज मेरा वो पोर्टफोलियो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए विच बिकम्स अनटचेबल फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स? जैसे अब मैं अगले 20-30 साल उसको टच नहीं करूँगी, वो गिफ्ट के पर्पज़ के लिए है, क्या अभी स्ट्रक्चर होना चाहिए उस पोर्टफोलियो का? So couple of points, one in a lighter vein. Problem क्या है कि 30 साल में somehow in our country we change rules and laws so much that आप सोचते हो कि मैंने स्ट्रक्चर ऐसा कर लिया which will be perfect, then you realize 20 years later कि law change हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, right? So that is, I'm giving that risk factor, but so first point, keep it simple, right? If it's 30 years, then I think there are only certain types of, you have to be diversified to last 30 years. कोई थीमेटिक सेक्टर फंड मत लीजिए टू थिंक ऑफ गिफ्टिंग, राइट? सो कीप द गिफ्टिंग नैरोड डाउन टू फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मल्टी एसेट. डोंट थिंक ऑफ गिफ्टिंग 30 ईयर फॉरवर्ड एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दीज थ्री. सेकेंड एंड द ओनली आंसर आई वुड गिव इज some of the better ways to do it is through a joint holder basis. तो अगर आपको गिफ्ट करना है then you make the person the joint holder, so on your passing automatically with very less hassle the gift automatically goes to that person is a easier way to structure it sometimes rather than nomination, right? So that is the only second piece of advice. So keep it simple, gift only products that are likely to be eternal. And in my parlance, in my fund house, what is eternal is a flexi cap fund, a multi cap fund, a multi asset fund, in that sense. And ideally structure it sometimes in a joint holder format so that wo seamlessly gets passed on to that person. Obviously, if you are doing it to a younger person, it is highly possible that you'll be living. Then perhaps you use actual gifting route at a later point in time. So therefore, what is really important मेरे लिए आपसे not structuring. It's आप क्या सिलेक्ट करते हो जो 30 years में रेलिवेंस होगा. जी. जैसा लोग कहते हैं ना नम्रता, simple, if people are thinking why am I saying flexi cap, multi cap, do simple exercise and today anybody does Google search, Gemini will provide this. Just go and check what were the 30 constituents in Sensex 30 years ago. 30 years back. And check it today. Right? Okay. You'll probably find 3 or 4 similar names, right? So point is, don't try to pick sectors, themes, stuff like that. Just pick flexi cap fund because of typical portfolio of a flexi cap fund 25 years from now likely to contain very different companies than what it contains today. That's why I would say keep it more general. Okay.
All right. So just one last question for you, Anthony ji, before we end this conversation, okay? And मेरा वो आखिरी सवाल रहेगा कि अगर let's say a 25-year-old is watching this particular show and आप उस 25 साल के इंसान को आप एक कुछ advice देना चाहते हैं जो which he will take on for the next say 30 years of his life, right? कि अगर आप ये simple सी चीज़ें follow करेंगे when it comes to your investments, आप you'll be a very successful investor. तो आप वो क्या 2-3 simple advice would you like to give to a 25-year-old today? Okay, so let me just, and obviously 25-year-old today thinking about what advice I will give from today till 2047, 2050 is one angle. I would probably still use the same tenets I would give myself as a 25-year-old now that I know what I know. जी. 3 lessons. One is, most important ingredient to make a very tasty dish in investment is time. So please desist from being too intelligent and deciding कि अभी निकलना चाहिए, इसमें switch करना चाहिए, etc. So time is the most important ingredient, वो कभी भूलना मत. Second, over complication या over diversification से पैसा नहीं बनता है. तो नो पॉइंट आपको इंटेलिजेंस 10-15 फंड हाउस को और 50 फंड स्कीम को चुनने में नहीं डालना है. आपको इंटेलिजेंस सिर्फ इतना ही कीजिए कि 3-4 कैटेगरीज ऑफ फंड्स रन बाय 3-4 फंड हाउसेस इज इनफ. So ideally keep a 20 fund portfolio in the domestic space. That is going to be more than enough. And the third is going to be a strange advice. थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी कीजिए. सो एट पॉइंट्स इन टाइम टेक सम ऑफ दैट मनी आउट, एंड दैट आई थिंक द यंगर जनरेशन विल लव टू लिसन टू दिस एडवाइस. लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इफ इट इज नॉट इवेंचुअली टू हैव अ नाइसर लाइफ? दैट इज व्हाट आई वुड ऑल्सो टेल माई सेल्फ एज अ 25-year-old. ये सब मतलब व्हाट इज द पॉइंट एट 65? What will I be able to do at 75? What will I be able to do with the money? Right, that I can probably do today. So that's the third advice. Don't ever lose sight of why you invested in the first place. जब पैसा बनता है तो थोड़ा खर्च भी करो. Okay, wonderful. I think that was an amazing answer. I'm sure हमारे viewers को third advice definitely बहुत अच्छी लगी होगी. But thank you so much, Anthony. I think it was a wonderful discussion. See, ऐसा एक old saying है, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. यही वाला है. रूल नंबर 3 को करने के लिए पहले आपको रूल नंबर 1 और 2 करना पड़ेगा. वो सीक्वेंशियल है, इसलिए वो 3 है. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया मुझे लगता है. And I do hope everyone learnt a lot from this particular conversation. Thank you, Anthony ji. I'm sure हमें वापस से बहुत सारे comments आएंगे कि please Anthony जी को वापस लेके आइए, and we'll do that very soon. But take care of yourself, sir, and thank you so much again. Bye bye. Thank you so much, Namrata. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Anthony. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. And हमने इतना सारे points इस conversation में cover किए. तो what I'm going to do for all of you is I'm going to quickly summarize all those points for you. तो सबसे पहले हमने मिस्टर एंथनी से ये डिस्कस किया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, एज एन इन्वेस्टर उनका इम्पैक्ट मेरे म्यूचुअल फंड्स पे कैसे होता है और मुझे क्या क्या फैक्टर्स को एक्चुअली में देखना चाहिए, राइट? सो मिस्टर एंथनी सेज कि आइडियली स्पीकिंग जब आप एक इकोनॉमी को देखते हैं, दैट्स लाइक अ क्रिकेट प्लेइंग कंडीशन. अब कोई भी अगर आप क्रिकेटर या किसी भी प्लेयर को देखिए, वो क्रिकेट पिच के हिसाब से अपने प्लेइंग को एडजस्ट करता है, या ही विल मेक सम चेंजेस बेस्ड ऑन द क्रिकेट पिच. सिमिलरली जो इकोनॉमी है वो एक क्रिकेट पिच के जैसे है. सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू लुक एट द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन अ वेरी डीप मैनर. आप सिर्फ हाई लेवल पे कुछ फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है. आप इन्फ्लेशन को कंसिडर कर सकते हैं. यू कुड लुक एट द जियो पोलिटिकल इशूज़ एट अ वेरी हाई लेवल. लेकिन ऑफ कोर्स आपके फंड मैनेजर हैं जो उनका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है उसको उसके हिसाब से जो है आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं. तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. आपके फंड मैनेजर उसका ध्यान रख लेंगे. फिर हमने मिस्टर एंथनी से थोड़ा एआई के बारे में डिस्कस किया, एंड वी आस्क्ड हिम कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं एआई को या फिर नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं.
एंड मिस्टर एंथनी सेज कि ऐसी कंपनीज जो एआई को एम्ब्रेस करेंगी विल बी द विनर्स, लेकिन ऐसी कंपनीज जिनको लगता है कि एआई एक फैड है विल प्रोबेबली बी द लूजर्स. ही गिव अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल कि अगर हम कोविड के टाइम की बात करें, जहाँ पे ऐसी कंपनीज जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया, जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम को एम्ब्रेस किया, सर्वाइव्ड, राइट. लेकिन ऐसी कंपनीज जो वो नहीं कर पाई रियली हैड अ टफ टाइम. सो ही सेज कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है. कोविड के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे जो काम करते रहे, लाइक स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन. ही ऑल्सो सेज कि आगे जाके अगर हम करंट जनरेशन कंपनीज भी देखिए, उनको भी एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा इन अ बिग वे अगर वो नेक्स्ट जेन कंपनीज बनना चाहती हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टेप फॉरवर्ड फॉर देम. सो ही सेज फॉर एग्जांपल बहुत सारी आज के टाइम में क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं जो बहुत बड़े तरीके से एआई को यूज़ करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं. फिर हमने मिस्टर एंथनी से डिस्कस किया अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल फंड्स. तो मिस्टर एंथनी सेज कि जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं. ही सेज कि ऐसे बहुत सारी एशियन इकोनॉमीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, एंड यू कुड इन्वेस्ट इन दोज फंड्स जो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे. ही ऑल्सो सेज कि जो एआई थीम है वो डेवलप कंट्रीज़ में बहुत अच्छा कर रही हैं. सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एआई को बहुत स्ट्रांगली एआई को अडॉप्ट कर रही हैं डेवलप कंट्रीज़. और अगर आपको एआई थीम प्ले करनी है देन आप डेवलप कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ही गिव एन एग्जांपल ऑफ एनवीडिया इन द यूएस स्टॉक मार्केट. ही ऑल्सो सेज कि जो गोल्ड है वो भी एक बहुत अच्छा ग्लोबल डाइवर्सिफायर है, तो गोल्ड को भी आप एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ले सकते हैं. सो ही सेज कि आपके पोर्टफोलियो में 10 to 20% is what you could consider in terms of international funds and gold. फिर हमने मिस्टर एंथनी से उनके पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया, एंड वी आस्क्ड हिम कि उनके फेवरेट फंड्स कौन से हैं एंड वेयर डज ही इन्वेस्ट इन. तो मिस्टर एंथनी सेज कि उनका जो सबसे फेवरेट कैटेगरी है दैट इज़ अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. ही सेज कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये 3-4 कैटेगरीज होनी चाहिए जो उनके पोर्टफोलियो में भी हैं. फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, एंड थोड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स में होना चाहिए. तो उनके पोर्टफोलियो में 70% डोमेस्टिक फंड्स हैं और 30% इंटरनेशनल फंड्स हैं. ही सेज कि उन्होंने जो है मिड-90s में अपना पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया था, और उनका जो पहला इक्विटी फंड था दैट वाज द बिरला एडवांटेज फंड. फिर हमने मिस्टर एंथनी से ये पूछा कि क्या उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में लॉस देखा है, और उनका रिएक्शन क्या रहा है व्हेन ही सीन लॉसेस इन हिज पर्सनल पोर्टफोलियो. तो मिस्टर एंथनी सेज कि उन्होंने रिसेंटली 2024 में चाइना फंड्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन थोड़ा पैनिक हुआ और वो भी पैनिक हो गए और उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया था उस फंड से, एंड देन ही रियलाइज कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी, तो उन्होंने वापस उस फंड में री इन्वेस्ट किया. सो ही सेज कि जब हम अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं, और एक इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, एंड वी शुड नॉट रिएक्ट when anything happens, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे दैट इज़ व्हेन यू विल मेक मनी इन द इक्विटी मार्केट्स. फिर हमने मिस्टर एंथनी से पूछा कि क्या वो कोई शॉक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026, या फिर ऐसे क्या जियोपॉलिटिकल सिनारियोज हैं जो वो ट्रैक करते हैं. सो ही सेज कि अगर हम ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन को छोड़ दें, यूएस ईरान टेंशंस को छोड़ दें, और इवन इफ वी डोंट लुक एट समथिंग लाइक द ट्रेड वॉर्स, इसके अलावा जो एक चीज़ वो बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं दैट्स द जापानीज़ इलेक्शन. सो मिस्टर एंथनी सेज कि येन जो है यूज्ड टू बी द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब अगर हम जापान में इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो फ्रॉम 0 to 0.5% अब वो शायद 3% तक जा सकता है पोटेंशियली, और इसकी वजह से ये है कि लेवरेज काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा, एंड दैट कुड बी अ पोटेंशियल साइन ऑफ ट्रबल. तो ही सेज कि ये एक ऐसा सिनारियो है जो वो और उनकी टीम काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं. फिर हमने मिस्टर एंथनी से ये डिस्कस किया कि एक इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं सो दैट इट बिकम्स अनटचेबल फॉर द नेक्स्ट 20 years. सो मिस्टर एंथनी सेज कि एक जो ऐसा फंड है जो आपको डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. ये ऐसे फंड्स हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं. दे आर द फंड्स फॉर लाइफ टाइम. तो ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए विच इज़ अनटचेबल फॉर द नेक्स्ट 20 years. ही सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको इंडिया थीम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एज अ कंट्री हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई अगले 20 साल तक यू शुड बी टेकिंग अ बेट ऑन इंडिया एज अ कंट्री.
एंड ही ऑल्सो सेज कि हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जाने में जो एक सेक्टर जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कुड लुक एट. फिर हमने मिस्टर एंथनी से पूछा कि अगर उनको अपने बच्चों को एक म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना है एंड उनको 20 या 30 साल के बाद वो गिफ्ट करना है, तो वो उनका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. एंड मिस्टर एंथनी सेज कि 3 फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो आप 20-30 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं. मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स. ये 3 कैटेगरीज आपको वो गोल अचीव करने में आपकी मदद कर देंगे. एंड ही ऑल्सो सेज कि अगर आपको अपने बच्चों को गिफ्ट करना है तो आइडियली जॉइंट होल्डर फॉर्मेट में ये इन्वेस्टमेंट करिए, नॉट इन द नॉमिनेशन फॉर्मेट. अंत में हमने मिस्टर एंथनी से पूछा कि अगर एक 25 ईयर ओल्ड है जिसको अभी अपना इन्वेस्टमेंट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, उनको क्या क्या सिंपल थंब रूल्स ध्यान में रखने चाहिए. एंड ही सेज कि सबसे पहले तो आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स आपको वो रिटर्न्स या वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा विच वुड हेल्प यू इन अचीविंग अ लॉट ऑफ योर गोल्स. सो लॉन्ग टर्म इज़ योर वे टू गो. दैट्स पॉइंट नंबर 1. ही ऑल्सो सेज कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई मत करिए. बहुत ज़्यादा फंड्स ज़रूरी नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में. 3 से 4 अच्छे फंड्स from 3 to 4 different AMCs is more than enough. He also says कि आपको जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा भी उठाना चाहिए और उसको खर्च भी करना चाहिए. सिर्फ पैसा निवेश नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स फॉलो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, लेकिन उसके बाद थोड़ा पैसा निकाल के उसको खर्च भी करिए. राइट? So that was about it in this particular episode, guys. Thank you so much for watching. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. I'll see you next week. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.